आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स, हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था त्रिभुज, वहाँ पर भी नाम था त्रिभुज। वहाँ पर जो शब्द आपने ज़्यादा पढ़ा था वो था सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी बोलते थे इंग्लिश में। तो सर्वांग समता में आपने ज़्यादातर सवाल त्रिभुज पे ही पढ़े कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं। इनके अपने 5 रूल्स आपको पढ़ाए गए होंगे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं जब, इसके कई रूल्स थे, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में एक रिवीजन कर लें हम लोग। एक था रूल साइड एंगल साइड, इसके बाद था एंगल साइड एंगल, इसके बाद था साइड साइड साइड, और इसके बाद एक रूल था एंगल एंगल साइड, और एक था राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस साइड। ये 5 रूल्स आपने पढ़े थे सर्वांग समता पे। ये क्लास 9th की बात है कि अगर किसी त्रिभुज की 2 साइड्स और बीच का एंगल, साइड माने भुजा, अगर किसी त्रिभुज की 2 साइड्स और बीच का एंगल किसी दूसरे त्रिभुज की 2 साइड्स और बीच के एंगल के बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ऐसे ही 2 एंगल और बीच की साइड, या तीनों साइड, या 2 एंगल बीच की साइड ना हो तो भी चलेगा। राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस साइड का मतलब होता है कि राइट एंगल्ड मतलब समकोणी हो और हाइपोटेनियस मतलब दोनों के कर्ण बराबर हो और एक भुजा भी बराबर हो, तो त्रिभुज सर्वांगसम। ये 5 रूल आपने पढ़े थे, इन पर चैप्टर था क्लास 9th में। उसी में दूसरा एक पार्ट होता है समरूपता, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिमिलैरिटी। तो दोनों में अंतर क्या है, जो आप क्लास 9th में पढ़े थे और 10th में पढ़ेंगे, दोनों में अंतर है। चिन्ह अंतर समझ लीजिए, ये चिन्ह होता था सर्वांग समता का, समरूपता का चिन्ह ये होगा। तो अंतर क्या है, सर्वांगसम, सर्वांगसम के नाम में ही लिखा है, ऐसी 2 त्रिभुज जिनके सभी अंग समान हों, सभी अंग समान हों तो सर्वांगसम। समरूपता का मतलब सभी अंग बराबर होना जरूरी नहीं है, वो देखने में एक जैसे लगे तो समरूप, देखने में एक जैसे लगे तो समरूप। अब देखने में एक जैसे कब लगेंगे, जैसे हम त्रिभुज की ही बात कर लें यहाँ पर, तो पहले जनरल में हम बात करें कि समरूप बहुभुज कब होते हैं। वृत्त की बात कर लें, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। सर्वांगसम होने के लिए जरूरी है कि इसकी 2 वृत्त सर्वांगसम कब होंगे। 2 वृत्त हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि 2 वृत्त सर्वांगसम तब होंगे जब उनकी त्रिज्याएं भी बराबर हों, जब उनकी त्रिज्याएं भी बराबर हों। लेकिन सभी वृत्त समरूप होते हैं, ये दोनों वृत्त हैं समरूप है, देखने में एक जैसे हैं तो समरूप होगा। और सुनिए, जैसे एक आयत की बात करें, एक आयत है, एक आयत और है, ये दोनों आयत सर्वांगसम कब होते हैं, समरूप कब होते हैं, अंतर समझिएगा। सर्वांगसम होने के लिए बिल्कुल जितनी लंबाई इसकी उतनी ही उसकी होनी चाहिए, चौड़ाई जितनी इसकी उतनी ही उसकी होनी, तब कहा जाएगा क्या, सर्वांगसम, यानी सभी अंग समान। समरूपता अलग बात है। समरूप होने के लिए जरूरी है कि इनकी लंबाइयों का अनुपात और इनकी चौड़ाइयों का अनुपात बराबर हो, और कोण, संगत कोण भी बराबर हो। लेकिन हम जब दोनों को आयत कह रहे हैं तो 90 डिग्री तो सारे हो ही गए, तो संगत कोण तो बराबर हो ही गए। अब लंबाई का खेल समझिए, जैसे अगर ये 3 है और ये 6 है, ये 2 है और ये 4 है, अभी क्या होगा, ये जो दोनों आयत हैं ये सर्वांगसम तो नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए सभी अंग बराबर होना चाहिए। क्या 3 बराबर 6 नहीं, 2 बराबर 4 नहीं, तो ये दोनों आयत जो सामने बनाए हमने ये सर्वांगसम नहीं है लेकिन समरूप हैं। क्योंकि समरूपता क्या होती है कि अगर 2 त्रिभुज हैं, इनकी भुजाओं में अनुपात समान हो। देखो 3 का 2 गुना 6 और 2 का 2 गुना 4, मतलब लंबाई जो है इसकी चौड़ाई, लंबाई की 2 गुनी है। अगर लंबाई 2 गुनी है तो चौड़ाई भी 2 गुनी ही है। जैसे ऐसे लिख लें, 3/6 बराबर 2/4। अब आप देखो दोनों बराबर आएगा, है ना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो इसी से एक डेफिनेशन निकल के आ रही है कि समरूप बहुभुज। अभी हम बहुभुज की बात कर रहे हैं। बहुभुज क्या होते हैं, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, ये सब बहुभुज हैं, ठीक है। त्रिभुज भी क्या है, त्रिभुज भी एक बहुभुज है, 3 भुजाओं वाला बहुभुज है ये। चतुर्भुज क्या है, ये भी एक बहुभुज है, ये वो बहुभुज है जिसमें भुजाएं कितनी हैं, 4 हैं। पंचभुज, षटभुज, 10 भुज, ये सब बहुभुज हैं, उसमें भुजाओं की संख्या बदल सकती है। मतलब ये जनरल बात हो गई। जब हम बहुभुज बोलते हैं तो उसमें त्रिभुज भी हो जाएगा, चतुर्भुज भी हो जाएगा, पंचभुज सब हो जाएंगे। तो 2 बहुभुज समरूप कब होते हैं, डेफिनेशन ये है कि 2 बहुभुज समरूप आप कह पाओगे, उसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि इनके संगत कोण बराबर हों। पहली शर्त क्या है, इनके संगत कोण बराबर हों। दूसरी शर्त क्या है, इनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां समानुपाती हों। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में हों।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उधर दो आयत बने हैं, ये दोनों समरूप हैं, हमने आपको ऐसा बताया। तो समरूप हैं क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं। आप देखो ये दोनों आयत समरूप हैं क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं। भाई इसमें 90, ये भी 90, 90 आयत के सारे 90, जब इसको आयत बोल रहे हैं उसको आयत बोल रहे हैं तो 90 तो हो ही गए। यानी पहली शर्त फॉलो हो गई, इनके संगत कोण बराबर हैं। दूसरी शर्त ये थी कि इनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां समान अनुपात में हों। इनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां समान अनुपात में हो। देखो 3/6, 2/4, और ये भी 3 होगी तो ये 6 होगी, और ये 2 होगी तो ये 4 होगी। तो ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो कि दो बहुभुज समरूप होंगे, उसके लिए पहली शर्त कि उनके संगत कोण बराबर हों, दूसरी शर्त उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां समानुपाती हों। पहली एक्सरसाइज इन्हीं नियमों पर आधारित है। देखिए एक्सरसाइज 6A का पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहली चीज़ पूछी कि समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने हैं, मतलब सिमिलर फिगर्स कोई ऐसे हों उनके दो उदाहरण देने हैं। तो पहला उदाहरण आपके लिए हम लिखे दे रहे हैं, आप यहाँ लिख देंगे सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, दो ही एग्जाम्पल पूछे हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब सारे समबाहु त्रिभुज समरूप क्यों होते हैं हम आपको भी बता देते हैं। देखिए कोई भी समबाहु त्रिभुज हो तो ये तो पक्का है कि उसका प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। भाई समबाहु त्रिभुज की पहली कहानी ये होती है कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण बराबर होते हैं। तो अब ये दोनों त्रिभुज समरूप ही होंगे 100%। भुजा यहाँ पर 2 है, हम कह रहे हैं वहाँ पे 3 है। यहाँ पे अगर इसकी भुजा 2 है तो सारी 2 होंगी, ये 3 है तो सारी 3 होंगी। अब देखिए ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं और 100% कोई भी समबाहु त्रिभुज हो वो समरूप होगा। रीजन, हम समरूप उसे कहते हैं जिनके संगत कोण बराबर हों, जिनके संगत कोण बराबर हों और भुजाओं में अनुपात समान हो, 2/3, 2/3, 2/3। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अभी हमने आपको दो एग्जाम्पल दिए कि कोई भी वृत्त हो, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त होंगे तो समरूप। समरूप माने देखने में एक जैसे, तो वृत्त देखने में एक जैसे ही होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो भी समरूप होते हैं। और एक एग्जाम्पल आपको दें, लिखने दो ही हैं, वही लिखना। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्यों वर्ग, क्यों सारे समरूप होते हैं, सुन लो कारण समझ लो। जब हमने वर्ग बोला तो संगत कोण तो बराबर हो ही गए। पहले दो नियम याद कर लो। दो बहुभुज समरूप कब होंगे? पहली शर्त थी संगत कोण बराबर हों। अगर ये दोनों वर्ग हैं तो कोण तो 90 90 90 90 90 90 90 90 सारे कोण बराबर हो गए। और अगर ये वर्ग है तो मान लो ये भुजा 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। ये हम कह रहे हैं 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अब आप देखो इन दोनों बहुभुजों में संगत कोण बराबर हैं, साथ में भुजाओं में अनुपात समान है, 2/4, 2/4, 2/4 और 2/4। तो तीसरा एग्जाम्पल भी अगर वो पूछ दें तो आप लिख सकते हो कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सारे वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। ये तो और भी आसान है लिखना। आप लिख दो वर्ग और वृत्त समरूप नहीं होते हैं। वर्ग है, एक वर्ग बना लीजिए और एक वृत्त बना लीजिए, क्या ये एक जैसे लग रहे देखने में? नहीं। तो वर्ग और वृत्त समरूप नहीं होते हैं। और आपको बता दें इसके अलावा वर्ग और वृत्त समरूप नहीं होते। त्रिभुज और एक त्रिभुज कोई भी ले लिया जाए और एक वर्ग ले लिया जाए, क्या ये समरूप हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। जैसे हम एक त्रिभुज बना दें और एक वर्ग बना दें और आपसे पूछें क्या ये समरूप हो सकते हैं? कोई कोण कोई भुजा देखने की जरूरत है, सीधा बोलो ये समरूप नहीं हो सकते, देखने में लगी नहीं रहे एक जैसे। तो दो एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा आप वर्ग और वृत्त और वर्ग के लिए भी कह सकते हो। वृत्त और चतुर्भुज समरूप नहीं होते। कोई वृत्त बना लो कोई चतुर्भुज बना लो, वो समरूप नहीं हो सकते। तो ये आपने पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट पढ़ लिए। दो फिगर ऐसे बताने थे जो सिमिलर हों, दो फिगर ऐसे बताने थे जो सिमिलर ना हों। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें पूछा क्या है एक बार पढ़ लीजिए, फिगर पहले से हमने बना रखा है। इन्होंने कहा कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं हैं। ये समरूप हैं या नहीं हैं
दो बहुभुज समरूप हों, इसके लिए पहली शर्त यह थी कि इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। क्या इनके संगत कोण बराबर हैं? तो फिगर देख के लग रहा नहीं है, क्योंकि ये 90 अंश है और यहाँ 90 अंश नहीं है, क्योंकि झुका हुआ है, देखने से लग रहा है। तो लिखोगे दी गई आकृतियों में या दिए गए बहुभुजों में, दिए गए बहुभुजों में संगत कोण बराबर नहीं है, दिए गए बहुभुजों में संगत कोण बराबर नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं, हो सकता है धोखा हो जाए तुम्हें, क्योंकि दो शर्तें थी। पहली शर्त थी कि संगत कोण बराबर हो, वो नहीं है क्योंकि ये 90 है, यहाँ 90 नहीं है। दूसरा हो सकता है तुम्हें लगे कि नहीं, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, तो 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, वो तो ठीक है। लेकिन एक शर्त फॉलो होने से काम नहीं चलेगा। आप ये सोचो कि नहीं, इनमें अनुपात तो समान है, बिल्कुल सही बात है। इसमें समरूपता में दो शर्तें थीं, उनमें से एक शर्त फॉलो हो रही है कि इसका जो अनुपात है, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात तो समान है, एक बात फॉलो हो गई, लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये फिगर सिमिलर नहीं है, समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो चतुर्भुज दिए हैं। एक चतुर्भुज है ABCD और एक है PQRS। इन्होंने कहा ये समरूप है या नहीं है। तो दो बहुभुज समरूप तब होंगे, उसकी दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कि दोनों के संगत कोण बराबर हों। चलिए देखते हैं। तो इसमें कोण A 105, कोण P 105, तो ठीक है भाई, एक कोण बराबर हो गया, सारे कोण बराबर होने चाहिए। एंगल A बराबर एंगल P बराबर 105 अंश लिख भी दें। एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल Q बराबर 100 डिग्री। देखो एक और कोण बराबर हो गया, ठीक भाई। एंगल C एंगल R के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है और दोनों 70 अंश हैं। एंगल D एंगल S के बराबर है, एंगल D एंगल S के बराबर है और दोनों ही 85 अंश हैं। अब आप बताओ क्या दोनों के संगत कोण बराबर हैं? बिल्कुल। तो लिखेंगे चूंकि दोनों, नहीं यहाँ पे लिख दो, अतः संगत कोण बराबर है। लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते हो कि चतुर्भुज समरूप हैं, क्योंकि समरूप होने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि संगत कोण बराबर हो, दूसरी शर्त यह है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, समान अनुपात में हों। तो देखो 1.5 का 2 गुना 3, अगर ये 2 गुनी है तो सब 2 गुनी होनी चाहिए। 2.5 का 2 गुना 5, 24 का 2 गुना 48, पॉइंट लगा रहेगा। 21 का 2 गुना 42, यानी ये समरूप है। लेकिन लिखा कैसे जाए? लिखेंगे ऐसे, AB बटे PQ निकालेंगे, AB बटे PQ 1.5/3, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ 15 1 कम 15, 15 दूनी 30। BC बटे QR, BC बटे QR, BC कितना है 2.5 और QR कितना है 5, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ 25 1 कम 25, 25 दूना 50। CD बटे RS, CD कितना है 2.4 और RS कितना 4.8, दशमलव हटा दो 24 1 कम 24, 24 दूना 48। और DA बटे SP, DA बटे SP, DA कितना है 2.1, SP कितना है 4.2, दशमलव हटा दो 21 1 कम 21, 21 दूना 42। तो अब आगे आप देखोगे कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, BC बटे QR बराबर CD बटे RS, CD बटे RS, CD बटे RS बराबर DA बटे SP, DA बटे SP। अतः संगत भुजाएं कैसी हो गई? समानुपाती हैं। अतः चतुर्भुज ABCD समरूप चतुर्भुज PQRS, यानी दोनों चतुर्भुज समरूप हैं। समरूप होने के लिए दो शर्तें कि संगत कोण बराबर हों, इसमें हैं, इनकी भुजाओं में अनुपात समान हो, अनुपात भी समान है, तो सिद्ध हो गया कि दोनों चतुर्भुज समरूप हैं। देखिए पहला थ्योरम है जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय या
मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसे शॉर्ट में हम लोग बीपीटी भी बोला करेंगे, थेल्स थ्योरम बोलेंगे या बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय। स्टेटमेंट क्या है, पहले ध्यान से स्टेटमेंट हम लोग समझे, फिर इसके प्रूफ की बात करेंगे। स्टेटमेंट इसका यह है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, त्रिभुज खींच लिया, एक भुजा के समांतर रेखा खींच ली, त्रिभुज खींच लिया, एक भुजा के समांतर रेखा खींच ली, और ये रेखा मान लो डी और ई पर काटती है, मान लिया डी और ई पर काटती है, तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचोगे तो वो बची हुई दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये दूरी बटे ये दूरी बराबर ये दूरी बटे ये दूरी, यही है थ्योरम। तो थ्योरम जब हम प्रूफ करने जाते हैं तो तीन बातें होती हैं। सबसे पहले तो दिया है लिखते हैं, दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है में लिखेंगे एक तो त्रिभुज ABC दिया है और इसमें BC के समांतर रेखा खींची गई है जो AB तथा AC को D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है, यही बात लिखेंगे। त्रिभुज ABC में BC के समांतर रेखा दी हुई है जो AB तथा AC को D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है, AB तथा AC को D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, ये सवाल में दिया है। थ्योरम में दिया क्या है फिर से सुन लो, एक त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई है जो D और E पर काटती है। अब बात आते हैं सिद्ध क्या करना है, अगला हेडिंग पड़ेगा सिद्ध करना है। ध्यान से समझना थ्योरम क्या करिए, किसी त्रिभुज में अगर आपने एक भुजा के समांतर रेखा खींची, वो बची हुई दो भुजाएं कौन सी हुई, AB और AC, इनको समान अनुपात में बांटती है, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही हमको सिद्ध करना है। इसके बाद एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी अगर किसी किसी थ्योरम में रहता है तो करते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है रचना। हमने क्या किया, BE तथा DC को मिलाया, BE को मिलाया, DC को मिलाया, जो भी कर रहे हैं वहां पे लिखना भी है, BE तथा DC को मिलाया। अच्छा, D से हम AC पर लंब डालेंगे, नाम उसका रख देंगे कुछ, अभी नाम रख देंगे, लंब डाला है तो 90 डिग्री पर ही गिरेगा, यानी ये कोण 90 डिग्री होगा, और इधर से भी हमने लंब डाल दिया, लंब डाला है तो 90 डिग्री पर ही गिरेगा। ठीक है, नामकरण कर लें, DE इसका नाम मान लो हम F लिख दें, इसका नाम हम G लिख दें, तो वहाँ रचना में लिख देंगे DG लंब AC, DG लंब AC, DG लंब AC तथा EF लंब AB खींचा, EF लंब AB खींचा, राइट। अब अगला जो काम होता है उसे हम कहते हैं उपपत्ति। उपपत्ति हम पढ़ाने से पहले कुछ दो बातें जनरल में कर ले, फिर इसकी उपपत्ति पर आएंगे। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हें याद होना चाहिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ये पहले से याद होगा। दो तरीके के हम त्रिभुज डिस्कस कर लेंगे, एक न्यून कोणीय त्रिभुज, एक अधिक कोणीय त्रिभुज, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ये A है, लंब डाला तो H है, ये A है, ये यहां से लंब डाल दिया, ये हाइट H मान ली। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये तो सब लोग मान लेते हैं, सभी सहमत हो कि सर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, अच्छा लगा। अब इसमें क्या जबरदस्ती लंब अंदर डाल दोगे, जबरदस्ती थोड़ी डाल सकते, लंब जहां गिरना होगा वहीं गिरेगा, तो लंब इसमें जबरदस्ती अंदर गिर ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो अधिक कोण त्रिभुज है, ये 190 से ज़्यादा है, तो इसमें लंब बाहर गिरेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने आधार वही लेना है A और ऊंचाई जितनी लेनी है H,
इसमें कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, कुछ बच्चों को, कि ये तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। नहीं आया, ये तब आता जब आधार आप यहाँ से लेके यहाँ तक रखते, यहाँ से यहाँ तक। तो ये बात अच्छे से समझ लो, लंब जरूरी नहीं है कि त्रिभुज के अंदर ही गिरे। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाले सूत्र में आधार आपको लेना है, लंब जरूरी नहीं है त्रिभुज के अंदर ही गिरे, हो सकता बाहर गिरा हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको लंबाई लेनी है। एक बात ये समझनी थी। दूसरी चीज क्या समझनी थी, दूसरी बात आपको यह समझनी थी, अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज बनाए जाएं, दो क्या चाहे जितने त्रिभुज बनाए जाएं, उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होंगे। अभी मेरा स्टेटमेंट आएगा समझ में। इसी आधार पर और इन्हीं पैरेलल लाइंस के बीच में, फिर सुन लो, इसी आधार पर और इन्हीं पैरेलल लाइंस के बीच में चाहे जितने त्रिभुज बना लो, उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होंगे। हम दो ही बना के दिखाते हैं आपको। ये दो त्रिभुज बने, इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो आप कहोगे सर क्यों बराबर होंगे? तो इसका फार्मूला क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का? इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार ए, ऊंचाई यहाँ से लंब डालोगे, ऊंचाई अगर ये h है तो उधर भी h ही होगी, चाहे लंब अंदर गिरे, हम कह रहे हैं ये और थोड़ा सा दूर कर लें तो लंब आपको दिखा पाए। ये आपने यहाँ से लंब डाला, यहाँ भी ऊंचाई कितनी होगी? h होगी। मतलब आधार सेम है, पैरेलल लाइन है तो उनके बीच में ऊंचाई तो बराबर होगी ही, पैरेलल लाइन है तो उनके बीच में ऊंचाई तो बराबर होगी ही, और आधार वही है, तो चाहे जितने त्रिभुज इस पे बना लो, सबके क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर होंगे। फिर से इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, एक ही आधार रखें और सेम पैरेलल लाइंस रखें, इनके बीच में चाहे जितने त्रिभुज बना लें, चाहे जितने त्रिभुज बना लें, इन सबके क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे? कारण कोई आपसे पूछे भाई क्यों बराबर होंगे, तो कह दो आधार तो यही है, और चूंकि पैरेलल लाइंस के बीच में तो ऊंचाई हमेशा बराबर रहने वाली, ऊंचाई हमेशा कैसी रहेगी? बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार वही है, ऊंचाई बदलेगी नहीं। तो फिर से इसको अच्छे से समझो, एक ही आधार पर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में चाहे जितने त्रिभुज बने, उनके क्षेत्रफल आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब थ्योरम प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल में अनुपात निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज को देखना ऊपर वाले को ध्यान से, और एक फार्मूला ध्यान रखना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार AD ऊंचाई EF, आधार AD ऊंचाई EF, तो 1/2 AD इंटू EF। फिर से सुनो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या? AD, ऊंचाई क्या? EF। अब इधर वाले त्रिभुज का देखो, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, वही फार्मूला 1/2, आधार हम BD ले रहे हैं, आधार क्या ले रहे हैं? BD, ऊंचाई क्या ले? 1/2 आधार गुणे लंब, लंब आधार BD लिया है, आधार अगर BD लिया तो लंब तो यहीं से डालोगे, लेकिन लंब तो पहले से गिरा हुआ है, यानी लंब वही रहेगा, लंब कोई दूसरा थोड़ी हो जाएगा। ये बात हम अलग से समझा दें आपको। ये जैसे त्रिभुज है, B है, D है, E है, इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, 1/2 आधार गुणे लंब, आधार हमने BD लिया, आधार क्या लिया? BD। अब इस पर तुम लंब डालोगे, लंब ऑलरेडी जब पहले से गिरा है, क्या कोई दूसरा लंब भी हो सकता है? किसी बिंदु से एक रेखा पर एक और केवल एक ही रेखा लंब हो सकती है। ऐसा नहीं कि ये लंब यहाँ गिरा है तो कुछ लोग सोचते नहीं अंदर लंब डालो। सर अंदर कैसे लंब पड़ जाएगा? लंब अगर किसी रेखा पर एक बिंदु से एक और केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है। अगर ये लंब है तो कोई दूसरा लंब आप नहीं खींच सकते हो, भले त्रिभुज आपका यहाँ से बने, त्रिभुज अलग बने वो अलग बात है। तो 1/2 आधार गुणे लंब यही होगा, आधार ये होगा और लंब ये हो सकता है बाहर, कोई दिक्कत नहीं। ये बात हमने बताई थी आपको, फिर से सुनिए। तो
फिर से एक बार BDE का एरिया हम समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना। इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2, आधार क्या है BD, आधार BD, और लंब डालोगे, लंब पहले से गिरा UF, यानी इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए लंब सेम है, केवल क्या बदला, आधार। इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब यानी AD गुणे EF, इसका एरिया 1/2 BD गुणे EF। फायदा क्या हुआ, EF कट गया, हाफ हाफ कट गया। कुछ लोग यहाँ प्रश्न कर सकते हैं सर क्यों किया, क्यों निकालने लगे। इससे देखो एक बहुत बड़ा काम हो गया, AD/DB आ गया, AD/BD। BD को आप DB लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, BD या DB एक ही बात है। ऐसे ही अब उधर से निकालेंगे, AE और EC निकल आएगा। फिर से एक बार देखिए, अब उधर से त्रिभुज ले रहे हैं, इसको आधार मानेंगे तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसको आधार मानेंगे तो ये वाला त्रिभुज। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल ऊपर वाले त्रिभुज का देखना, 1/2 आधार गुणे लंब यानी 1/2 AE गुणे DG, 1/2 AE गुणे DG। फिर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, आधार क्या है EC, आधार क्या है EC, 1/2 EC, और लंब पहले से गिरा हुआ है। अब लंब दोबारा थोड़ी अंदर डाल दोगे, इस रेखा पर अगर एक लंब पहले से पड़ा है तो त्रिभुज चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, आधार बदल सकते हो, लंब वही रहेगा, 1/2 EC गुणे DG, EC गुणे DG। फायदा हुआ है, DG कट गया, हाफ हाफ कट गया, ये आ गया AE/EC। करना हमको ये है कि ये दोनों चीजें बराबर आनी चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब ये दोनों बराबर हों। तो अभी एक नियम लिखवाया था, जबकि ये देखो अंश बराबर है, हर भी बराबर हो जाए। तो हमने आपको बताया था BDE और DCE को जरा देखिए ध्यान से, BDE और DCE। BDE यानी ये वाला ट्रायंगल देखो और ये वाला ट्रायंगल, ये एक ही आधार पे बने हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं, तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। ये शुरू में हम समझा चुके हैं, कारण भी बताया था। तो यहां लिखोगे एक ही आधार तथा समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। एक ही आधार पर बने हैं देखो दोनों, और सेम पैरेलल लाइंस पे बने तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज फिर से सुन लीजिए, एक तो DCE इसका एरिया और BDE इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये वैल्यू यहां पर रख देना है समीकरण 2 में। समीकरण 2 में ये वैल्यू हम रख देंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DCE की जगह पर BDE लिख सकते हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। DCE की जगह पर हमने लिख दिया BDE का क्षेत्रफल, उधर जो लिखा वो लिखा रहने दो, AE बटे EC। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को क्या कंपेयर कर सकते हैं आप, दोनों का राइट लेफ्ट हैंड साइड देखो, 1 और 3 को कंपेयर करो और देखो क्या दोनों का 1 और 3 में क्या लेफ्ट साइड इक्वल है। ये हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, देखो ध्यान से, ADE बटे BDE, यहां भी ADE बटे BDE। जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं, प्रूव हो गया कि AD बटे DB बराबर AE बटे। तो स्टेटमेंट भी अच्छे से याद कर लेना, अगर एक भुजा के पैरेलल लाइन खींचोगे तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, यानी AD बटे BD बराबर AE बटे EC।